नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के घर में। अब तक आप लोगों पढ़ा कि हर्षवर्धन को फोन आता है और अनाया उसे क्या बात है इस बारे में पूछती है। तो हर्षवर्धन उसे गंभीर होकर बताता है कि किस तरह से आकाश जिंदल और हर्षद जिंदल की बातें कोई सुनकर किसी को इन्फॉर्म करने के लिए जा रहा था और उसके आदमी ने उसे पकड़ लिया। यह सुनकर अनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, क्या उस आदमी ने अपना मुंह खोला? तो हर्षवर्धन गहरी आवाज में बोला, नहीं, टॉर्चर सहने के बाद भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। यह सुनकर अनाया गहरी सांस लेकर बोली, लगता है जो कोई भी इन सब के पीछे छुपा हुआ है वह काफी पावरफुल है। यह सुनकर हर्षवर्धन गंभीर होकर बोला, पावरफुल के साथ साथ काफी खतरनाक भी, क्योंकि उस आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे सुसाइड कर लिया लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। यह सुनकर अनाया अविश्वास से हर्ष को छुड़ने लगी, क्योंकि यह तरीका तो एलिट फैमिली के प्राइवेट गार्ड्स का था जो अपने खानदान को लेकर काफी लॉयल रहते थे। उसके चेहरे के बदलते भाव हर्षवर्धन भी समझ गया, इसीलिए वह गंभीर होकर बोला, मुझे भी शक है कि इन सब के पीछे जो कोई भी है वह काफी बड़ी फैमिली से है। यह सुनकर अनाया गहरी आवाज में बोली, अगर ऐसा है तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। मैं इस बार किसी को खोना नहीं चाहती। उसके चेहरे का डर हर्षवर्धन समझ चुका था, क्योंकि भले ही उन दोनों की उम्र में काफी फर्क था। हर्षवर्धन 28 साल के आसपास का एक जवान आदमी था, लेकिन अनाया बस अभी 21 साल की ही थी। हालांकि अनाया एक जन्म जी चुकी थी। पिछले जन्म में वह अपने 32 साल बिता चुकी थी। उसके बाद उसकी मौत हुई थी, इसीलिए उसके अंदर की मैच्योरिटी 30-35 साल के इंसान जितनी थी। इसलिए हर्षवर्धन को तो कभी कभी उसका बिहेवियर देखकर अजीब सा महसूस होता था, क्योंकि अनाया टेक्नोलॉजी में कई साल आगे चलती थी। वह इतनी मॉडर्न थी, यहाँ तक कितनी यंग थी, लेकिन फिर भी उसकी सोच, उसका डर, उसका बिहेवियर उसे एक मैच्योर इंसान दिखता था। इसीलिए हर्षवर्धन के दिल में हल्का सा दर्द भी होता था उसकी छोटी सी बीवी को लेकर, कि उसने इतनी छोटी सी उम्र में क्या क्या सहन किया होगा। वह उसके माथे को शिद्दत से चूमकर एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही खो जाते हैं। वह दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उन लोगों की ओर एक तूफान बढ़ रहा है। अगर वह लोग सावधान नहीं रहे तो कहीं उन लोगों की जिंदगियां बिखर कर न रह जाए। कपूर मेंशन में। दूसरी ओर कपूर मेंशन में रवीना कपूर घर आ चुकी थी। अब उसे बस अनाया के आने का इंतजार था, ताकि वह चिप अनाया के किसी सामान में लगा सके। वही राजेश कपूर भी बौखलाया हुआ घर आया था और उसने आते ही रवीना पर अपना हाथ साफ कर लिया था। राजेश कपूर कोई अच्छा इंसान नहीं था। वह काफी लालची किस्म का और मक्कार इंसान था। उसने गीता कपूर का साथ सिर्फ उसकी जायदाद के लिए दिया था। यहाँ तक कि उसे गीता कपूर की सरनेम अपनाने में भी कोई झिझक महसूस नहीं हुई। दरअसल गीता कपूर जिस अनाथ आश्रम से बाहर निकली थी, उस आश्रम को एक बुजुर्ग कपल चलाते थे। वह गीता कपूर के काफी नजदीक थे, इसीलिए गीता कपूर को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और अपनी सरनेम दे दी। वह बुजुर्ग कपल की सरनेम कपूर थी, और जब गीता कपूर की जिंदगी में राजेश आया तो वह गीता कपूर की सरनेम तक अपना ली, बस उसकी जायदाद के लिए, क्योंकि गीता कपूर काफी छोटी उम्र में बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी और राजेश जानता था कि गीता कपूर के नाम की क्या वैल्यू है। इसीलिए वह गीता कपूर से शादी करके राजेश कपूर बन गया और उसने इतने सालों में वह हर मुमकिन कोशिश की जिसे वह गीता कपूर की जायदाद हासिल कर सके। दुनिया के लिए राजेश कपूर बहुत अच्छा इंसान था। रवीना कपूर को भी यही लगता था कि राजेश कपूर उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा, क्योंकि शादी से पहले ही उन दोनों का अफेयर चल रहा था, या फिर कह सकते हैं वह दोनों एक दूसरे की फिजिकल जरूरतों को पूरी करते थे। राजेश कपूर गरीब होने के बाद भी खुद को बहुत पैसे वाला इंसान दिखाता था, इसीलिए रवीना कपूर उसकी जाल में फंस चुकी थी। तब रवीना भी गांव की गवार की तरह ही बिहेव करती थी। वह कोई खास पढ़ी लिखी नहीं थी, न ही उसके पास कोई नॉलेज था। उसके दिल में एक बात घर कर चुकी थी कि लड़की का बस खूबसूरत होना ही अच्छा है और उसे आदमी को खुश करना आना चाहिए। वह इन्हीं सब की वजह से सब कुछ हासिल कर सकती है, और उसने यही तरीका राजेश कपूर पर भी अपनाया और राजेश कपूर भी उसकी चाल में फंस गया और वह उसे काफी अच्छे से ट्रीट करता था, यहाँ तक कि पैसे भी देता था। और जब रवीना कपूर उससे नाराज होती थी तो वह उसे झूठा मूठा ही सही लेकिन मानता था, क्योंकि उसे समाज में अपनी इज्जत प्यारी थी। लेकिन आज वह अपनी कपूर खानदान की सीईओ की पोस्ट खो चुका था।
और उसका गुस्सा उसने रवीना पर उतरा था। उसने किसी जानवर की तरह उसे पीटा था। रवीना तो अभी भी सदमे में जा चुकी थी और दर्द ने अपने कमरे में पड़ी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजेश कपूर भी ऐसा कुछ कर सकता है। अब तो उसे अनाया पर और गुस्सा रहा था। वो यही समझ रही थी कि यह सब कुछ उस घटिया लड़की की वजह से हुआ है, क्योंकि इतने साल उसने राजेश कपूर के साथ बिताए थे, लेकिन राजेश कपूर ने कभी उस पर ऊंची आवाज तक नहीं उठाई थी। लेकिन आज वह उसके साथ किसी जानवर की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन रवीना कपूर यह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कुछ कभी उन लोगों का था ही नहीं। यह सब कुछ अनाया का ही था। कभी ना कभी अनाया को वापस लौटना ही था, और जब भी अनाया लौटती और अपना हक लेती, तभी राजेश कपूर अपने गिरगिट जैसा रंग वापस बदल लेता। अब राजेश कपूर को काफी अच्छा लग रहा था। उसने अपना सारा गुस्सा रवीना कपूर पर उतार लिया था। अब उसे बस अनाया के घर आने का इंतजार था। वह थन चुका था कि अब वह कुछ भी करके अनाया को अपनी साइड रखना चाहता था। आखिरकार वह उसकी बेटी है, और भला वह उसकी बात क्यों नहीं मानेगी। कपूर इंडस्ट्री बस उसकी है। वह किसी चालाक लोमड़ी की तरह सोचते हुए मुस्कुरा देता है। राजेश कपूर को यह नहीं पता था कि उसका यह चालाक लोमड़ी वाला स्वभाव अनाया पिछले जन्म में ही देख चुकी थी। वह पिछले जन्म में यही सोच सोच कर चुप रहती थी कि उसके डेट उसका साथ देंगे, लेकिन आखिरी वक्त में वह समझ चुकी थी कि उसके पिता बस पैसों और प्रॉपर्टी को तवज्जो देते हैं। अगर वह सक्सेसफुल कामयाब रही तो उसके पिता उसका साथ देंगे, लेकिन अगर वह कमजोर पड़ी तो उसके पिता के लिए वह कचरे के सामान से ज्यादा कुछ नहीं। वह पिछले जन्म में भी उसे अच्छे से इसीलिए ट्रीट करते थे क्योंकि उसने विशाल से शादी की थी, और मेहता खानदान एक बड़ा खानदान था जो उस बिजनेस में प्रॉफिट देता। क्या राजेश कपूर होगा अपनी चल में कामयाब, और क्या रवीना कपूर चलेगी कोई नई चाल। जिंदल विला में आज माहौल काफी अलग था। काफी लंबे वक्त के बाद हर्षद जिंदल घर आ रहा था। हालांकि घर की औरतों को यह नहीं पता था कि हर्षद काफी बुरी कंडीशन में जा चुका था और वह मौत से लड़कर बाहर आया है। यहाँ तक कि उसके इंटरनल ऑर्गन भी काफी डैमेज हो चुके हैं। अभी भी वह रिकवरी स्टेज में ही था। अनाया ने उसे शक्ति दया दी थी कि वह कोई हैवी वेट लिफ्टिंग वाला काम ना करे और ना ही कोई मेंटली प्रेशर ले। उसे अभी भी 1 महीने की प्रॉपर रेस्ट की जरूरत थी, लेकिन अब उसे अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उसे अभी भी लंबे वक्त तक खड़े रहने की इजाजत नहीं थी, ना ही उसे ज्यादा चलने फिरने की इजाजत थी। वह ज्यादातर बैठकर ही काम करता था, और अगर उसे लंबी दूरी गुजारनी होती थी तो उसके लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर रख दी गई थी। यह अनाया के स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे, और डॉक्टर ऐना के ऑर्डर को सुनकर ही आकाश जिंदल ने अपने बड़े भाई पर कुछ पाबंदियां लगा रही थी। हालांकि हर्षद जिंदल सारी चीज मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन आकाश जिंदल ने उसे काफी गुस्से में धमकी दी थी कि अगर उसने आकाश की बात नहीं मानी तो वह उसकी फिजिकल कंडीशन के बारे में घर पर सबको बता देगा। इसलिए उसने उसकी सारी बातें मान ली थी। वही जिंदल खानदान में हर कोई इधर उधर घूम रहा था। सबसे ज्यादा तो ज्ञान के दादाजी मोहन जिंदल खुश थे। उन्हें पहले से ही हर्षद की कंडीशन के बारे में पता था। उन्होंने बहुत मुश्किल से उस दिन भी खुद को संभाला था, लेकिन अब वह काफी हद तक ठीक हो चुका है। यह सुनकर वह कितने खुश थे, और उन्होंने सुबह से ही पूरे जिंदल विला को सिर पर उठा कर रखा था। चलिए मैं आपको जिंदल खानदान का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि इस परिवार का हमारी कहानी में काफी अहम किरदार है। जिंदल खानदान के अभी के मुखिया है मोहन जिंदल, जो अपने जमाने में एक प्राउड मिलिट्री कमांडर रह चुके हैं, जिनकी रिस्पेक्ट आज भी पूरे देश में होती है। यहाँ तक कि उनके राजनीतिक कनेक्शन भी बहुत अच्छे हैं। उनकी बीवी का नाम था अरुणा जिंदल। वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। जहाँ हर कोई उनसे डरता है, वही वह अपने बीवी पर जान छिड़कते हैं। वही उनके 2 बेटे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा बेटा अविनाश जिंदल पैसे के व्यवसाय से वह एक बिजनेसमैन है, और उनकी बीवी का नाम है आरती जिंदल। वह इस खानदान में सबसे मासूम और प्यारी है, जो सबसे प्यार से ही बात करती है और अपने बेटों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। उनके 2 बेटे हैं, हर्षद जिंदल और आकाश जिंदल। वहीं अविनाश जिंदल के छोटे भाई का नाम धीरज जिंदल है। यह अभी एक मिलिट्री में हाई पोस्ट पर कमांडर है। उनकी पत्नी का नाम साक्षी जिंदल है। इनका मिजाज बहुत ज्यादा सख्त है। छोटी बहू होने के बाद भी इनकी बात घर ने कोई नहीं टालता। वो अभी देश की जानी मानी क्रिमिनल जज है। इनका भी देश में बहुत ज्यादा ऊंचा नाम है।
मिलिट्री बैकग्राउंड होने की वजह से आज तक कोई ऐसा केस नहीं आया जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा हो। इसीलिए लॉयर्स और जज की दुनिया में उन्होंने बहुत ज्यादा नाम कमाया है। वही उनका एक बेटा है। वो है घर का सबसे छोटा सदस्य ज्ञान जिंदल, जो अभी कॉलेज में है और वो अपनी माँ से ज्यादा बड़ी माँ के करीब है, क्योंकि साक्षी जिंदल को प्रेग्नेंट होने में कॉम्प्लिकेस परेशानी थी। इसीलिए वो पहले से ही हर्षद और आकाश के ज्यादा करीब थी। जब सालों के बाद ज्ञान का जन्म हुआ तब उनका करियर पिक पर था, जिसकी वजह से ज्ञान की जिम्मेदारी उसकी बड़ी माँ ने ले ली। इसीलिए आज भी ज्ञान को अपने बड़े पापा और बड़ी माँ से ज्यादा लगाव है। चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। परिवार के सभी लोगों का इंतजार खत्म होता है। थोड़ी ही देर में कई सारी कारें जिंदल विला के आगे खड़ी होती है, जिनमें से सबसे पहले कुछ मिलिट्री ऑफिसर उतरते हैं। उनके साथ आकाश जिंदल व्हीलचेयर को धक्का देते हुए आगे बढ़ता है। घर में जो सभी लोग अभी इधर उधर अपना काम कर रहे थे, वो हर्षद जिंदल को व्हीलचेयर पर देखकर रुक जाते हैं और सभी लोग गेट की ओर आते हुए परेशान आवाज में कुछ न कुछ पूछने लगते हैं। हर्षद की माँ परेशान होकर पूछती है, बेटा क्या हुआ, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? तभी आकाश की चाची भी आगे आते हुए पूछती है, और यह कब से चोट लगी है जो तुम लोगों ने हमें बताया नहीं है? वो एक जज थी तो उनकी फिक्र में भी एक सख्ती नजर आती थी। वही बाकी के लोग भी अब तक आ चुके थे। सबको इतना परेशान देखकर हर्षद के दादाजी थोड़े गुस्से में बोले, बच्चों को सांस तो लेने दो, पहले उन्हें अंदर आने दो, उसके बाद सारी बातें करना। इतना बोलकर वह सोफे पर रोकादार अंदाज में पीछे टेक लेकर बैठ जाते हैं। उनके गुस्से लहजे को सुनकर बाकी खामोश हो जाते हैं और उनके पास सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। आकाश जिंदल भी अपने भाई को वहीं पर लेकर आ जाता है। अभी हॉल में हर्षद के मम्मी पापा, दादा दादी और चाचा थे। उसके साथ साथ आकाश भी बैठा हुआ था। सभी लोग बस परेशान होकर हर्षद को ही देख रहे थे। इसीलिए गहरी सांस लेकर आकाश जिंदल सारी बातें कुछ लफ्जों में उन्हें बता देता है। हालांकि उसने सब कुछ नहीं बताया था कि किस तरह से हर्षद मौत के मुंह से लड़ रहा था, लेकिन उसकी ना कही हुई बातें भी वहां खड़े हुए लोगों ने समझ ली थी। हर कोई बस उसकी चिंता कर रहा था। तभी हर्षद के चाचा जी थोड़ी कड़क आवाज में बोले, अब तुम कुछ वक्त के लिए आराम करोगे, अब तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर हर्षद मुस्कुराकर बोला, चिंता मत कीजिए छोटे पापा, इस चीज का ध्यान में रखूंगा। वैसे भी अब मैं कुछ वक्त यहीं पर रहूंगा तो मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। वही हर्षद के दादाजी थोड़ी गंभीर आवाज में आजिश की ओर देखकर बोले, बच्चा अभी अभी आया है, उसे आराम की जरूरत है, जाओ उसे कमरे में छोड़कर आओ और कुछ खाने की चीज भी ले जाना। उसके जाते ही बाकी के लोग भी अपने अपने काम के लिए निकल गए, यह कहकर कि हम शाम को बात करते हैं। तभी हर्षद की दादी अरुणा जिंदल उन सबको रोकते हुए बोली, आप लोग कहाँ जा रहे हो? अभी अभी भवानी का फोन आया था, वो यहाँ आ रही है। यह नाम सुनकर आकाश जिंदल और हर्षिता जिंदल के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह दोनों पहले तो एक दूसरे की ओर थोड़े अजीब नजरों से देखते हैं, जैसे वो बिल्कुल ना चाहते हो कि वह औरत यहाँ आए। लेकिन अपनी दादी को इतना खुश होकर बात करता देख वो दोनों दिल ही दिल गहरी सांस लेकर ऊपर की ओर जाने लगते हैं। जाते हुए वो गहरी नजरों से अपने दादाजी की ओर कुछ इशारा करते हैं, जैसे वह उनसे बात करना चाहते हो। यह इशारेबाजी हर्षद के चाचा जी ने भी नोटिस कर ली। वह भी उनके पीछे जाने लगे। थोड़ी ही देर में हर्षद के पिता भी कुछ बहाना करके वहां से चले गए। उनको इस तरह से बहाना करके जाता देख हर्षद की दादी अरुणा जिंदल का मुंह उतर गया। वह चाहती थी कि वह खुशी खुशी भवानी का स्वागत करें, वह भी सबके साथ मिलकर। वो कितनी एक्साइट थी। काफी वक्त के बाद भवानी उससे मिलने आ रही थी। वह मुंह बिगाड़ते हुए बोली, इन सबको सर पर चढ़ा कर रखा है, इसीलिए मेरी एक भी नहीं सुनते। आज शाम को मेरी सबकी क्लास लगाऊंगी। क्या बात करनी थी हर्षद को अपने दादाजी से? और कौन है यह भवानी? और क्या नया तूफान आ रहा है जिंदल खानदान में? और क्या इन सब के बारे में अनाया जान पाएगी? स्टडी रूम में इस वक्त जिंदल परिवार के सभी आदमी स्टडी रूम में बैठे हुए थे। सबसे बड़े सिंगल सोफे पर मोहन जिंदल बैठे हुए थे और एक सोफे पर हर्षद के चाचा और पापा बैठे थे। वहीं आकाश जिंदल अपने भाई के पास बैठा हुआ था। मोहन जिंदल गंभीर आवाज में पूछते हैं, क्या हर्षद तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तो हर्षद जिंदल गंभीर आवाज में बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेरी बुआ जी को लेकर। यह सुनकर वहां बैठे सभी की आंखें चमक गई।
तभी हर्षद के पिता गंभीर होकर बोले, अब तुम्हें भवानी के बारे में क्या बात करनी है? क्या कुछ हुआ है जो तुम इतने सीरियस हो? तभी उसकी हामी में हाँ भरते हुए मोहन दादाजी भी बोल पड़े, सही बात है, तुम्हारे डेड भी सही पूछ रहे हैं। बात क्या है, साफ साफ बताओ। लेकिन अभी भी हर्षद का एक्सप्रेशन इतने ही कठोर थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। हर्षद के चाचा समझदार इंसान थे, उन्होंने कुछ नहीं पूछा और बस उसके एक्सप्रेशन देखते रहे। लेकिन आकाश जिंदल काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वह गंभीर होकर बोला, भाई हमारे असली बुआ के बारे में बात कर रहे हैं। वो उस नौटंकीबाज इंसान के बारे में बात नहीं कर रही है जिन्हें आप अपनी बहन और आप अपनी बेटी मानते हैं। दरअसल भवानी बुआ को जिंदल खानदान के बच्चे कुछ खास पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बचपन से ही बुवानी ने अपनी मासूमियत की चाल से जिंदल खानदान की खुशियों को अपने नाम कर ली और हर चीज इमोशनल ड्रामा करके अपने बच्चों के लिए छीन लेती थी। वही यह सुनकर वहां बैठे तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तीनों ही हड़बड़ाते हुए हर्षद और आकाश को देखने लगते हैं, जैसे उन दोनों की बात पर उन तीनों को यकीन ही ना हो रहा हो। मोहन जिंदल से रहा नहीं गया, तो वह परेशान होकर पूछते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? और भला तुम अपनी बुआ के बारे में क्या जानते हो? क्या कुछ पता चला है उसके बारे में? उसके पीछे पीछे हर्षद के पिता और चाचा भी यही सवाल दोहराते हैं। तो हर्षद जिंदल गंभीर होकर पूछता है, हमें कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हमें जानना था कि सालों पहले क्या हुआ था और आखिरकार हमारी बुआ हमसे अलग कैसे हुई। क्योंकि जितना मुझे समझ आ रहा है, जिंदल खानदान इतना भी कमजोर नहीं है कि वह अपनी बेटी की सुरक्षा न कर सके। या फिर यह कह सकते हैं कि अगर एक मिलिट्री खानदान अपने ही परिवार की बेटी को बचा नहीं पाता, तो देश की लाखों बेटियों को क्या सुरक्षा देगा? वही उसके आवाज में एक तंज था और बात करने के अंदाज में एक नाराजगी थी। यह महसूस करते ही वहां बैठे तीनों लोगों की नजरें झुक गई, क्योंकि लापरवाही तो उन लोगों से हुई थी। सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई था तो वह थे मोहन जिंदल, क्योंकि उस वक्त हर्षद के पापा और चाचा तो फिर भी छोटे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो मोहन जिंदल के कंधों पर ही थी। इसीलिए वह थोड़े परेशान होकर बोले, बेटा उस वक्त हम पर हमला हुआ था और एक हादसे में हमने तुम्हारी बुआ को खो दिया था। ऐसा नहीं है कि हमने उसे खोजने की कोशिश नहीं की, लेकिन हम नाकामयाब रहे। वहीं यह सब कुछ सुनकर हर्षद जिंदल की आंखें कठोर हो जाती है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था इन लोगों की बातों पर। तभी आकाश जिंदल गंभीर होकर पूछता है, हमें सारी बात डिटेल में जाननी है। हमारी बुआ के साथ क्या हुआ, वरना उस बारे में हम खुद पता लगा लेंगे। हमें सिर्फ यह बताए कि उस वक्त हुआ क्या था। यह सुनकर हर्षद जिंदल के दादाजी एक गहरी सांस लेकर बोले, उसे वक्त में मिलिट्री में मेजर जनरल की पोस्ट पर था और उस वक्त देश की हालत भी कुछ ठीक नहीं थे। देश में काफी घुसपैठ बढ़ चुके थे, इसीलिए मैं भी घर पर कभी रहता था और तुम्हारी माँ की जिद थी कि उसे बेटी चाहिए, इसीलिए डॉक्टर के मना करने के बाद भी उसने क्रिटिकल कंडीशन में तुम्हारी बुआ को जन्म दिया था। तुम्हारी बुआ के आते ही हमारे घर का माहौल बदल चुका था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। हर कोई बस तुम्हारी बुआ के आसपास घूमता था, क्योंकि 8 पैठी के बाद जिंदल खानदान में कोई बेटी पैदा हुई थी। हर कोई बस तुम्हारी बुआ के इर्द गिर्द घूमना चाहता था। जबकि मौका मिलता था तब मैं भी उसके आसपास ही रहता था, लेकिन देश की हालत बिल्कुल उसके उलट थे। उस वक्त मुझे खुफिया तरीके से जानकारी मिली थी कि किसी आतंकवादी ने देश में घुसपैठ की है और मैं तुम्हारी मॉम और बुआ को अकेला छोड़कर वहां चला गया। तुम्हारे पापा और चाचा तो पहले से ही अपनी अपनी पढ़ाई को लेकर घर से बाहर थे। इसी बात का दुश्मनों ने फायदा उठाया और हमारे घर पर ही हमला कर दिया। तुम्हारी दादी तुम्हारी बुआ को लेकर यहाँ से भाग गई, लेकिन उसने खुद को ज्यादा वक्त तक बचा नहीं पाई और कुछ आगे चलकर ही उसे घेर लिया गया। उसे हादसे में तुम्हारी दादी थोड़ी घायल हो गई थी, लेकिन तुम्हारी बुआ किडनैप हो गई। जब मैं वापस लौटा तब तक काफी देर हो चुकी थी। हम तुम्हारी बुआ को खो चुके थे। तुम्हारी दादी के हालात भी ठीक नहीं थी, वह भी काफी घायल थी और सबसे ज्यादा तुम्हारी बुआ की वजह से डिप्रेस भी, क्योंकि उसे हर वक्त यही लग रहा था कि तुम्हारी बुआ आसपास दिख रही है। उस वक्त हमारे घर के बटले ने ही उसे बचाया था। उसे वक्त वह काम की तलाश में शहर आए हुए थे और तुम्हारी दादी और बुआ को मुसीबत में देखकर उसने उसे बचा लिया और मैं उसकी लॉयल्टी देखकर उसे काम पर रख लिया। ऊपर से तुम्हारी दादी और बुआ को बचाते वक्त उस बटले के बेटे के भी जान चली गई। हम उनका कर्ज नहीं चुका सकते।
लेकिन तब से ही मैं तुम्हारी बुआ को खोज रहा हूँ। लेकिन आज तक हमें यह करनी पता चला कि किसने हम पर हमला किया था और हमारा दुश्मन कौन है। वही अपने दादा की पूरी बात सुनकर आकाश और हर्षद की आंखों की पुतलियां काली पड़ गई। वह दोनों ही जाते थे कि बात जरूर कोई गंभीर है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हादसा इतना बड़ा होगा। वह दोनों एक दूसरे को एक नजर देखते हैं, फिर एक ही साथ बोले, ठीक है, अब हम चलते हैं, आगे क्या करना है वह हम खुद देख लेंगे। इतना बोलते वह अपनी जगह से खड़े होते हुए बाहर जाने लगे और किसी ने उसे कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वह लोग जानते थे कि उन्हें कोई जवाब नहीं मिलने वाला। हर कोई हर्षद की खामोश पर्सनैलिटी को पहले से जानता था कि हर्षद बिना वजह किसी को एक्सप्लेन नहीं करता था और आकाश बिल्कुल उसे उल्टा था। लेकिन इस वक्त वह दोनों ही गुस्से में थे। बाहर जाते हुए आकाश व्हीलचेयर को धक्का दे रहा था। वह गंभीर होकर बोला, भाई बात जितनी दिख रही है उतनी सिंपल नहीं है। हमें हर्षवर्धन भाई से बात करने की जरूरत है, तो जरूर हमारी मदद करेंगे। तभी हर्षद जिंदल कुछ सोचते हुए बोला, पहले हमें अपने तरीके से एक कोशिश करने की जरूरत है। इतना बोलकर वह अपने अपने कमरे में चले गए। क्या जिंदल खानदान खोज पाएगी अपनी बेटी को, और क्या आगे इस कहानी में कोई नई मुसीबत की दस्तक होगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।